कम आज हम इंग्लिश कोड 505 का जो रिमेनिंग पार्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसको करने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसका बना दिया है जो कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो फर्दर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि अपनी वीडियोस में जो भी आप लोगों के लिए बेहतर हो हम वो इसमें फ़र्दर ऐड कर सकें। तो जिस तरह से ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया करें, तो फिर हमने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह आप लोगों की ओपिनियन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो काइंडली ज़रूर बताया करें कि इस वीडियो में ये चीज़ नहीं थी, आप ऐसा कर दें ऐसा कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म से लेसन नंबर 5 है। B.F. Skinner proposed the concepts of operant conditioning. He introduced a theory of verbal behavior in 1957. हमें बिहेवियरिज्म का हमें पता है कि बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि जितनी भी इंसान जो कुछ भी सीखता है माशरे से, स्पेशली लैंग्वेज या कोई भी जो उसकी जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स फॉर्मेशन, वो सारी क्या होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। ये लोगों को देखता जाता है और फिर उस मामले में मतलब ये अपना बिहेवियर बनाता है। कोई ऐसा इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग कोई नेचुरल नहीं होती। तो यही वो कहता है कि अ पर्सनस बिहेवियर गेट्स रीइंफोर्स्ड थ्रू द मेडिएशन ऑफ अदर पर्सन। दूसरे लोगों की मुदाखलत की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से एक इंसान का जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स होता है। अब रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई आपने कोई रिस्पांस दिया किसी मामले में, तो आगे से आपको उसके मामले में रिवॉर्ड दिया जाता है, आपको वेल डन कहा जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में आपको पनिश किया जाता है तो ये कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो एनी चेंज दैट अकर्स इन वंस बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अदर्स रीइंफोर्समेंट। डेफिनेटली आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगी वो दूसरे की बिहेवियर की वजह से ही आएंगी। अगर तो अगले बंदे ने आपको अप्रिशिएट किया है तो आप उस हैबिट को दोबारा से अपनाएंगे। अगर उसने आपको शटअप कॉल दी है या उसने आपको आगे से पनिश किया है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट्स। तो स्किनर आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो 3 तरह के रिस्पॉन्सेज उसने स्किनर ने बताएं। एक न्यूट्रल ऑपरेंट है, एक रीइंफोर्सर है और एक पनिशर है। तो स्किनर एम्फसाइज दैट पॉजिटिव एंड और नेगेटिव रीइंफोर्स अफेक्ट्स वंस बिहेवियर, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मेडिएशन थ्योरी की तरफ आते हैं। मेडिएशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स ऑस्गुड 1953 और 1957 में। इट क्लेम्स दैट लिंग्विस्टिक स्टिमुलस अ वर्ड और सेंटेंस एलिसिट्स अ मेडिएटिंग रिस्पॉन्स दैट इज सेल्फ स्टिम्युलेटिंग। मतलब कि जो भी हमें कोई वर्ड वगैरह जो हम लिंग्विस्टिक स्टिमुलस है, जब कोई हमें वर्ड हम सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें उसके बाद हमें सेल्फ स्टिमुलेट हमें मतलब मिलता है। हमारे वो कोई वर्ड है तो हमें खुद से एक आती है, उसके मामले में बोलने के लिए आता है। मेडिएशन प्रोसेस इज़ व्यूड एज कॉवर्ट एंड इनविजिबल। चलिए इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ मेडिएशन थीरीज क्या है कि अब स्टिमुलस जो आपको इनिशियल एक मिल रहा है कि आपको आपके सामने कोई काम हो रहा है जिसके बदले में आपको रिस्पॉन्स करना है, वो किस तरह से होता है, कितने किस्म का होता है। फिजिकल स्टिमुलस है, रिएक्शन ऑफ अ बॉडी, हियर, सी, टच और स्मेल। आप किसी चीज़ को सुनते हैं, स्मेल करते हैं वगैरह वगैरह। इंटरनल रिस्पॉन्स, इंटरनलाइजेशन, आपके अंदर से एक थॉट आता है दैट यू हैव टू डू दैट। इंटरनल स्टिमुलस लीड्स टू इंटरनल इंटरनल रिस्पॉन्स है। इंटरनलाइजेशन क्या आप अंदर से किसी चीज़ के बदले में रिस्पॉन्स देते हैं। इंटरनल स्टिमुलस लीड्स टू इंटरनल स्टिमुलस विच इज़ थॉट इन विच यू रिलेट द स्टिमुलस टू आउटवर्ड रिस्पॉन्स। आपके अंदर से एक थॉट आया और आपने जो बाहर आपके सामने हो आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। आउटवर्ड रिस्पॉन्स जब आप फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, विजिबल और फिजिकल रिस्पॉन्स दैट टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे जनाब 3 लेवल्स उसने बताए हैं कि सेंसेशनल लेवल है, परसेप्शन लेवल है और रिप्रेजेंटेशनल लेवल है। सेंसेशनल लेवल उसने कहा कि बेसिक रिस्पॉन्स रिएक्शन अकर है और परसेप्शन है कि इनपुट अकर रिलेटेड टू द पास्ट एक्सपीरियंस। जब आपने कोई पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड जब बात होती है तो आउटवर्ड रिएक्शन, ओवर्ड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द वर्ड्स। अच्छा जी, द लॉ इफेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Edward Thorndike 1898.
It proposed that pleasant feedback leads to the repetition of a particular behavior and unpleasant feedback seizes it. जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, उसी की बात कर रहा है कि जब आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है तो फिर क्या होता है कि आप उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट करते हैं, लेकिन जब आपको आगे से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। तो आगे है जनाब द थ्री प्रपोज 3 लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, 3 लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं? एक रेडीनेस है, विलिंगनेस आपकी कि आप किसी काम को करने के लिए कितने रेडी हैं, एक्सरसाइज, फिर आप द लॉ ऑफ यूज़, द लॉ ऑफ डिसयूज़, आप उस लॉ को यूज़ करते हैं या डिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्लेजेंट आउटकम्स स्ट्रेंथन कनेक्शन एंड अनप्लेजेंट वंस वीकन देम, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला या एक बुरा रिस्पॉन्स मिला। 3 लॉज वर सप्लीमेंटेड बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो मल्टीपल आर वेरिड रिस्पॉन्स, सेट ऑफ बिहेवियर, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता रहे हैं कि मल्टीपल आर वेरिड रिस्पॉन्स, सेट ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, पार्शियल एक्टिविटी आर प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, असिमिलेशन और एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो आगे जनाब है हमारे पास जनरेटिविज्म। Chomsky's idea of innateness has been a hallmark of language learning mechanism। हमें पता है कि चॉम्स्की का आइडिया क्या था कि जो भी इंसान दुनिया में आता है तो बाय नेचर, बाय बर्थ, उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, एक जो कि यूनिवर्सल ग्रामर का रोल प्ले करती है। इनेटनेस मतलब उसके अंदर बाय बर्थ एक फैकल्टी मौजूद होती है। तो उसने क्या किया, उसने लैंग्वेज लर्निंग मैकेनिज्म में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द चाइल्ड मास्टरी ऑफ अ नेटिव लैंग्वेज इन सच अ शॉर्ट टाइम डिस्पाइट द हाई एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। अच्छा जी, आगे वही आगे ही इंट्रोड्यूस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हु इंट्रोड्यूस, नॉम चॉम्स्की इंट्रोड्यूस। और अकॉर्डिंग टू हिम कंटेन्स द इनेट नॉलेज, कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ का बाय बर्थ एक नॉलेज होता है। फंडामेंटल रूल्स फॉर लैंग्वेज हमारे अंदर होते हैं। सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन अक्रॉस ह्यूमैनिटी, कल्चर, एक्सपेक्टेड एरर्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाय बर्थ हमारे अंदर पाई जाती हैं। मैकनील स्पोर्टेड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आर लैड एंड जस्टिफाइड इट्स एक्सिस्टेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो जो अब मैकनील था उसने 1965 में 66 में जो लैड का इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सपोर्ट किया, और फिर उसने कुछ मुख्तलिफ ये 3-4 उसने बनाई हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, तो काइंडली आप रीड आउट कर लीजिएगा। आगे है जनाब चॉम्स्कीज़ क्रिटिसिज्म ऑन बिहेवियरिज्म। ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। तो ये उसमें क्या कहते हैं कि बिहेवियरिज्म हमें पता है कि देयर इजंट एनीथिंग इन बाय बर्थ इन एनी ह्यूमन। तो जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो भी इंसान पैदा होता है वो ट्यूबुलर रासा और ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होता है। उसके अंदर एक खाली एक ब्लैंक स्लेट होती है। वो माशरे को देखता जाता है, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट करता जाता है, कॉपी करता जाता है और फिर टाइम आने पर फिर उन्हीं चीज़ों को वो यूटिलाइज़ करता है अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर। देखिए नोम चॉम्स्की ने इस चीज़ को डिनाई किया, और अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल ओनली थ्रू रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट एज एडवोकेटेड बाय स्किनर। जैसा कि स्किनर ने कहा था कि आप चीज़ों को हम रिपीट करते हैं या हमें रीइंफोर्स किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हम उस तरह से चीज़ें सीखते हैं। तो चॉम्स्की बिलीव्स दैट child has the ability to use finite set of rules to construct infinite sentences, and he or she can create phrases which they have never heard before। अब चॉम्स्की का ये कहना था कि कोई भी इंसान जो कि यूनिवर्सल ग्रामर को ये सपोर्ट करता है, तो ये कहता है कि कोई भी इंसान जब कोई बच्चा है तो उसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है। ग्रामर लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो उन लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स की मदद से लातादाद बेशुमार किस्म के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और ऐसे भी सेंटेंस क्रिएट कर सकता है जिसको उसने कभी सुना ही नहीं है। मतलब ये इस चीज़ की निगेशन है कि वो पहले चीज़ को सुनता है और ट्यूबुलर रासा के ऊपर कॉपी करता है। की फीचर्स ऑफ चॉम्स्कीज़ क्रिटिसिज्म बिहेवियरिज्म, ये 2 पॉइंट है, ये इनको आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे है जनाब रेने डेस्कार्ट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइडियाज़, कि आइडियाज़ की वजह से अब क्या है जनाब कि रेने डेस्कार्ट्स अ फ्रेंच फिलोसफर्स, मैथमेटिशियन, एंड साइंटिस्ट एंड अ फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, इज नोन फॉर हिज फेमस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये उसकी फ़िलोसॉफिकल एक स्टेटमेंट है कि
जो भी है इस मामले में मतलब वो जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ नोन बाय हिज फेमस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, तो यू पीपल मस्ट नो रेने डेस्कार्ट्स उसका नाम है। ही एम्फसाइज थिंकिंग एज द एसेंस ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। उसने क्या कहा है कि थिंकिंग एज द एसेंस ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कि आप कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आपके जहन में उसके बारे में ख्याल आता है। इफ़ देयर इजंट एनीथिंग एग्जिस्टिंग, तो you can't even think about that. According to Descartes, thinking is a system that includes understanding, doubting, affirming, denying, perceiving, imagining, willing, refusing and other acts of intellect. He introduced 3 types of ideas. अब 3 ideas वो देता है: innate idea, adventitious idea and factitious ideas. इनके बारे में वो आगे बताया देगा. His concepts of ideas asserts that knowledge or belief in God determines the truth and reality. अब वो ये कह रहा है कि हमारा जो इल्म और अल्लाह की जो अल्लाह के बारे में जो रियलिटी है और जो सच है उसका वो हमें बताता है कि जो आइडिया हमारे जहन में आता है, जो नॉलेज है, वो इस चीज़ को मतलब रियलिटी में प्रूव कर देता है. ठीक है, कि गॉड एग्जिस्ट. ठीक है. हिज फेमस डेमन आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हिज आइडिया. फिर उसने ये एक डेमन आर्ग्यूमेंट्स किया कि जो मतलब इस चीज़ को उसके आइडिया को सपोर्ट करता है. आगे जनाब ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म. इमैनुअल कांट was a German philosopher who is considered a central figure in the modern philosophy. He proposed theory of transcendental idealism. According to him, human mind creates what an individual experiences. कहता है कि इंसानी दिमाग वही कुछ क्रिएट करता है जो एक इंडिविजुअल उसके साथ तजर्बे से गुजरता है. एंड द वर्ल्ड इन इटसेल्फ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आवर इंडिविजुअल परसेप्शंस. और जो दुनिया है वो हमारे इंडिविजुअल परसेप्शंस के ऊपर नहीं बनती. ठीक है, इंडिविजुअल परसेप्शंस हमारे अपने लिए ही होती हैं और दुनिया इस इंडिविजुअल परसेप्शन से आज़ाद है. मैं कहूँ कि दुनिया ऐसी है वैसी है तो ये मेरी अपनी परसेप्शन है. वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो मी और वर्ल्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन माई थाट्स और माई परसेप्शंस. तो ये उसने कुछ फीचर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के कुछ दिए हैं कि कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्शंस आर एम्प्टी. डेफिनेटली आप किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर कर लें. कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्शंस, आप मतलब कॉन्सेप्ट्स तसव्वुर किसी चीज़ का वो खाली है अगर आप उसके बारे में परसेप्शंस नहीं है. परसेप्शंस विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड. ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बना दें बट आप बिल्कुल ही उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप बिल्कुल अंधे हैं. तो ये कुछ उसने फिनोमिनाज दिए हैं तो इनको भी देख लीजिएगा. लेनीबर्ग थ्योरी एंड कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होगी. तो जनाब क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस की जब बात करते हैं, CPH जिसको कहा जाता है, वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय पेनफील्ड एंड रॉबर्ट्स इन 1959. इम्पॉर्टेंट वन रिगार्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, एंड लेटर डेवलप्ड बाय लेनीबर्ग इन 1967. MCQs में आ सकता है. The Lenneberg theory is known as critical period hypothesis, CPH. According to this theory, successful language acquisition occurs before puberty. अब CPH क्या कहती है जनाब? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये बलूगत से पहले पहले, मतलब हमारे बालिग हो जाने से पहले पहले जो है वो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन आती है. एक्विजिशन जो लैंग्वेज की है वो आ जाती है. इट व्यूज़ द इनिशियल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ एज क्रूशल फॉर एक्विजिशन प्रोसेस. जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी के जो इब्तदाई साल आते हैं चाइल्डहुड के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशल हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन विद 2 फैक्टर्स. अब उसने 2 चीज़ों के बारे में बताया कि लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड. एक तो ये उसने दो पॉइंट्स, ये 2 फैक्टर्स याद रखिएगा इसके बारे में कि क्रिटिकल हाइपोथेसिस के 2 इम्पॉर्टेंट कौन से फैक्टर हैं. सबसे पहले लर्निंग टेक प्लेस इन चाइल्डहुड. सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज़्म. दूसरा ये कि आपके दिमाग में जो सर्किट अल्लाह ताला ने बनाया है, जो भी सिस्टम आपके दिमाग में इंस्टॉल हुआ है, इट मस्ट बी वर्किंग. ठीक है, जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, दे आर अनएबल टू लर्न लैंग्वेज और टू एक्वायर लैंग्वेज और टू स्पीक और टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस, वर्ड्स. तो आपका न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज़्म होना चाहिए और ठीक होना चाहिए. और सेकंड,
चाइल्डहुड के अंदर ही आप लैंग्वेज लर्न करते हैं। द केस स्टडी ऑफ चैनी या चैनी के बारे में उन्होंने एक तजर्बा किया। डिप्राइव्ड ऑफ लैंग्वेज इनपुट फॉर 13 ईयर्स, मतलब उसे 13 साल तक लैंग्वेज इनपुट से वो महरूम रही। तो इसकी वजह से उन्होंने CPH थ्योरी को किया। आगे जनाब कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी, कोर्स में भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि ये सबसे पहले ये है कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हैं, हाउ मैनी रूल्स यू नो अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, आप कितने मास्टर्ड हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में, आप कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट परफॉर्मेंस क्या है कि जो आप जानते हैं आप उसको अमल उस पर कितना करते हैं, ठीक है। तो ये चॉम्स्की ने ही कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो डेल हेम्स 1960 आल्सो सपोर्टेड चॉम्स्कीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फर्दर प्रपोज्ड, ठीक है। उसने चॉम्स्की के इस जो परफॉर्मेंस को उसने दिया और ये कुछ उसने कुछ चीज़ें प्रपोज की। लैंग्वेज इज़ बट वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट वेरीज फ्राम सिचुएशन टू सिचुएशन, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ सच कॉम्पिटेंस इज सब्जेक्ट टू सोशल नीड्स, ठीक है। अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज मस्ट डिज़ाइन इट विद द फेस टूवर्ड्स कम्युनिकेटिव कंडक्ट एंड सोशल लाइफ। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लीजिए, इतने कोई डिफरेंट कोई मुश्किल नहीं है। जनरेटिविज्म की बात करते हैं तो डिस्पेलिंग मिथ, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस CPH के बारे में है जनाब के चिल्ड्रन एज सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स आर सुपीरियर टू एडल्ट्स। तो ये स्कोवल ने ये कहा था कि जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और मैं इंग्लिश लर्न कर रहा हूँ, तो अगर तो मैं छोटा हूँ, मतलब बचपन में जो लोग सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं दे आर सुपीरियर टू द एडल्ट्स, वो जल्दी सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं। जिस तरह आजकल हमारे स्कूल्स में बच्चे हैं वो उर्दू भी बोलते हैं बिकॉज उर्दू उनकी नेटिव लैंग्वेज है, बट स्कूल्स में उनको जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो दे आर मोर फ्लुएंट एंड दे आर जिसे कहते हैं ना कि वेल ट्रेंड, ठीक है, वेल लर्नड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज दे आर इन चाइल्डहुड। तो ये इस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहा है कि चिल्ड्रन आर सुपीरियर टू एडल्ट्स इन सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज टेक्स प्लेस इन चाइल्डहुड वेयर इज सेकंड लैंग्वेज इज़ बोथ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज तो डेफिनेटली चाइल्डहुड में होती है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आप बचपन में भी सीख सकते हैं और बाद में भी बड़े होकर भी। CPH हैज़ बीन डिस्पेल्ड एज मिथ्स टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन सेकंड लैंग्वेज। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सेकंड लैंग्वेज के बारे में CPH की मदद से दिए गए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ग्रामर, इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन की जब भी बात आएगी तो आपको यूनिवर्सल ग्रामर, बिहेवियरिज्म और नेटिविज़म या जिसको हम कॉग्निटिव थीरीज़ कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस, लैंग्वेज ट्यूबुलर रासा, ब्लैंक स्लेट, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। Universal grammar is defined by Chomsky as the system of principles, conditions, and rules that are elements of properties of all human languages. The essence of human language, एक्चुअली ये चॉम्स्की का आइडिया था यूनिवर्सल ग्रामर का। उसने ये कहा कि एक्चुअली है क्या, चॉम्स्की है क्या ये यूनिवर्सल ग्रामर, ये सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेजेस उसके हैं और ये इंसान के अंदर बाय बर्थ होते हैं। Grammar, universal grammar is usually defined the system of categories, mechanism and constants shared by the human languages and is considered to be innate. ये ज़रूर याद रखिए, innate का वर्ड यूज़ होगा by birth, ठीक है, जो कि आपके अंदर जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके अंदर ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आगे जनाब प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स हैं। प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर एज अ सिस्टम ऑफ कैटेगरीज, मैकेनिज्म एंड कंस्ट्रेंट्स शेयर्ड बाय ऑल द ह्यूमन इज जनरली थॉट टू इंक्लूड फॉर्मल यूनिवर्सल। अब फॉर्मल यूनिवर्सल क्या है, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स। जब आप फॉर्मल की बात करते हो डेफिनेटली फिर वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ऑब्स्टेंटेटिव यूनिवर्सल क्या है, लेक्सिकल कैटेगरीज एंड फीचर्स। Principles and parameters explains the principles are universal. They apply to all human languages. Parameters vary from one language to another language. आगे जरा principles are structure dependent और parameters as varied in nature contains। अब parameters का कुछ उसने बताया कि कुछ pro-drop parameters हैं, वो क्या होते हैं जी, subject pronoun can be dropped in language or not। Binary parameters हैं, head initial parameters हैं, head final parameters हैं, and गवर्निंग पैरामीटर्स हैं। यूनिवर्सल ग्रामर बेस्ड अप्रोचेस टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। द फोकस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज नेटिव लैंग्वेज,
डेफिनेटली, बिकॉज इट्स डील्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट लैंग्वेज के साथ डील करती है। तो आगे हैं जनाब, 3 मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज के बारे में जब बात की जाती है, रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैव एक्सेस टू यूनिवर्सल ग्रामर और नॉट। इसके बारे में 3 मॉडल्स बने, द डायरेक्ट एक्सेस मॉडल, द इनडायरेक्ट एक्सेस मॉडल और नॉन एक्सेस मॉडल। तो लुक्स डायरेक्ट जो है वो क्या कहता है जी, लुक्स इनटू द अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। इस मॉडल के मुताबिक ये है कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं उनकी वो यूनिवर्सल ग्रामर तक उनकी एक्सेस है। ठीक है, जो डील्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर थ्रू इनडायरेक्ट एक्सेस वाले कहते हैं कि हम यूनिवर्सल ग्रामर तक अप्रोच करते हैं बट बाय यूजिंग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, हम फर्स्ट लैंग्वेज के ज़रिए हम वहाँ तक अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम पहले उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम वहाँ पर जाते हैं। तो ये वो कह रहा है। तो थर्ड वाला ये था कि ना अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर टू सेकंड लैंग्वेज लर्नर। तो इनके मुताबिक जी सेकंड लैंग्वेज लर्नर की कोई एक्सेस नहीं है। ओवरऑल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय Felix 1985. It combined previous models, computation models, इसने सारे जो मॉडल्स थे उनको कंबाइन किया और क्लेम क्या किया, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैव पार्शियल एक्सेस टू यूनिवर्सल ग्रामर। ये पहले वालों ने ये कहा ना कि ये एक्सेस डायरेक्ट है, किसी ने कहा इनडायरेक्ट है, किसी ने कहा कोई एक्सेस नहीं है। तो उसने कहा कि भाई उसकी एक्सेस है बट कुछ पार्शियल है, थोड़ी बहुत है। तो आगे जनाब आ जाता है, आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है तो अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए एज सुन एज़ पॉसिबल जितना भी कर सके करेंगे। जैसे जैसे पता चलता जाएगा, जो लोग एग्ज़ाम्स देंगे वो हमें क्वेश्चंस बताते जाएंगे तो हम वो इंशाल्लाह आपके लिए बनाते जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।